हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने ज्योग्राफी का बेसिक ठीक है वीडियो डाल दिया है। उसमें हमने कुछ लिखाया नहीं है, ना ही वैसा कुछ बताया। बस हम भारत का बेसिक लंबाई चौड़ाई ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा की, मतलब साथ में लगने वाले देश वगैरह ठीक है, और कुछ पर्वत श्रेणियों की भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि भारत की, जैसे आज मृदा के बारे में चर्चा करेंगे, किसी दिन पहाड़ के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है, किसी दिन इसके बारे में ठीक है नदी तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी है, उसका क्या महत्व है भारत में, और उत्तरवर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ ठीक है, उत्तर का मैदान। तो हम लोग हर दिन एक नया टॉपिक के साथ भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ हम पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर अगर आपको किसी तरीका का दिक्कत है तो आप स्टडी विद अंकज सर्च करके भी मेरा ठीक है वहाँ पे मतलब कि ग्रुप को आप खोज सकते हैं। तो बिना देर किए आज हम भारत की मृदा के बारे में चर्चा करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे चित्र भी बनाया है, जैसा हमसे बन पाया है ठीक है। तो सबसे पहले हम मृदा के बारे में समझते हैं कि मृदा शब्द आया कहाँ से। तो बात को समझिए, आधुनिक जो मतलब कि जो उत्पत्ति हुई, मतलब कि नॉलेज, यानी कि जो आधुनिक जो भी नॉलेज है ना, इसकी उत्पत्ति देखिए कहीं ना कहीं लिखित रूप से यूरोप में हुआ था ठीक है। वो सबसे पहले विकास किया ठीक है आधुनिक रूप से। तो यूरोप में क्या हुआ कि उस समय जो भाषा बोली जाती थी वो लैटिन भाषा बोली जाती थी, खास करके यूनान ग्रीक के क्षेत्र में ठीक है। तो समझिए, इसीलिए आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे कि लैटिन भाषा में इसको यह बोला जाता था, लैटिन भाषा से इस शब्द का निर्माण हुआ। तो समझिए, जो वैज्ञानिक ठीक है ना सर्वप्रथम मिट्टी के बारे में बताएंगे, वो वैज्ञानिक की भाषा क्या होती थी, लैटिन होती थी। कुछ का फ्रेंच होता था, कुछ का स्पेनिश, कुछ का रूसी ठीक है। तो वही जो लैटिन शब्द होता है, तो वो अपना भाषा में कुछ मिट्टी को बोलते थे। वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे सोलम। उन्होंने मिट्टी को सोलम बोला। लैटिन में इसका अर्थ होता है, जैसे हम लोग की भाषा क्या है, हिंदी है। अगर हम लोग कोई चीज़ खोज करते हैं, मान के चलिए हम लोग पहले मिट्टी का मतलब कि विस्तृत अध्ययन करते हैं, खोज तो इसमें नहीं है, अध्ययन करते, तो हम लोग मृदा बोलते हैं। मान के चलिए हमारा भाषा को लोग मृदा ना कहा के उसी से कुछ बनाते हैं ठीक है अपने भाषा में। तो इसी तरीके से समझिए, उनकी भाषा से हम अपनी भाषा में कन्वर्ट किए। तो वो लोग क्या बोलते थे, लैटिन शब्द में सोलम बोलते थे। सोलम का अर्थ होता था सतह या फर्श। देखिए, मिट्टी हमारा सतह है, तो उसको उन लोग सतह या फर्श के रूप में सोलम बोलते थे। सोलम से ही इंग्लिश में क्या बना, सॉइल बना, और सॉइल का हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मृदा, या इसी को हम लोग मिट्टी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब देखिए, मिट्टी की दिन प्रतिदिन गुणवत्ता में ह्रास हो रही है। इसका प्रमुख कारण बहुत से है, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। इस कारण पूरे वर्ल्ड लेवल पर विश्व में मृदा का मतलब कि अपक्षय ना हो, या मृदा का मतलब कि अवमूल्यन ना हो, इसके लिए जागरूकता, विश्व के लिए मतलब कि मृदा के लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड सॉइल डे, यानी विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को दोस्तों। इसमें बताया जाता है कि मिट्टी का जो अपक्षरण हो रहा है, इसको किस विधि से हम रोक सकते हैं, कैसे करें कि हमारा मिट्टी का क्षरण ना हो ठीक है दोस्तों। जागरूकता फैलाने का काम करता है। जिस तरीके से हम लोग ने बाकी सबका अध्ययन पढ़ा, उसी तरीके से मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पैडोलॉजी। इसको हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं। तो आपको जनरली इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि इसमें देवनागरी लिपि में आपको इस तरीक़ा से एग्जाम में लिखा मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो कभी भी आप याद करें तो इंग्लिश ही याद करें, क्योंकि इंग्लिश आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे मृदा विज्ञान मिलने की संभावना बहुत कम है। तो क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान, जिसको कि पैडोलॉजी कहते हैं, यानी मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैडोलॉजी। अब हम भारत के बारे में समझते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारे संस्थान हैं जो अलग अलग अपना अपना कार्य करती है। तो मृदा के संबंध में भारत में 2 संस्थान प्रमुख है। पहला ICAR, जिसको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं, और दूसरा है IISS, यानी भारतीय मृदा अनुसंधान विज्ञान। इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता ICAR, इसका मुख्यालय ICAR का कहाँ है, दिल्ली में। वहीं IISS का क्या है, मुख्यालय भोपाल में। तो समझिए, ICAR, जिसको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, इन्होंने भारत की मिट्टी का अध्ययन किया। हर जगह गए यहाँ के वैज्ञानिक, और इसका अध्ययन करके बताया कि भारत में कुल 8 प्रकार के जेनुअली मतलब समझे सामान्यतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कोई मिट्टी मिल जाए, लेकिन कोई क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में मिल जाए, उसकी उतनी नहीं होती है। मुख्य रूप से कितनी मिट्टियाँ हैं, 8 प्रकार की मिट्टी
भारत में पाई जाती है। किसके अनुसार? ICAR के अनुसार, जिसको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी है, कहाँ पाई जाती है, इसकी चर्चा करते हैं। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के सापेक्ष में देखेंगे। ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी है। अब समझिए, जो मिट्टी होती है, इन्होंने बताया कि मिट्टी होती है यानी मृदा जो होती है वह 2 प्रकार का होता है। पहला कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक यानी समझिए, कार्बनिक मृदा जीवों के अवशेष से बनते हैं, ठीक है, उसमें जीव के अवशेष पाया जाएगा, और यही जीव के अवशेष को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्यूमस, ठीक है। तो यानी जो कार्बनिक मृदा होगा उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? होगी, यानी अधिकतम होगी या ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी। और जो अकार्बनिक मृदा होगी जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी यानी जीव के अवशेष नहीं मिलेंगे। तो आपको मन में सवाल होता होगा कि अकार्बनिक मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो यह जो अकार्बनिक मृदा होता है यह चट्टान के टूटने फूटने से अपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अपक्षय के कारण इसका निर्माण हुआ है। जैसे बात को समझिए, हम लोग जो बिहार में रहते हैं तो गंगा घाटी का जो मैदान है जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण ही जलोढ़ का निर्माण हुआ है, और वह जो अवसाद है वह विभिन्न चट्टानों को टूटने फूटने से, ठीक है, बना है, तो इसमें ह्यूमस की कमी होती है। तो हम लोग समझ गए कि अपक्षय के कारण जो मृदा बनेगी उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी और उसको अकार्बनिक मृदा बोलेंगे, और जिसमें जीव के अंश होंगे उसको कार्बनिक मृदा बोलेंगे। यहाँ तक हम लोग समझिए। अब आगे समझते हैं। देखिए, मृदा भी होती है जो अम्लीय होती है और क्षारीय होती है। अगर उसका पीएच वैल्यू, पीएच का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मान क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब समझिए बात को, अगर 7 है किसी का पीएच मान, अगर मृदा का पीएच मान 7 है तो उसको उदासीन मृदा बोलेंगे। अगर 7 से कम है तो उसको अम्लीय मृदा बोलेंगे, और 7 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा। अब इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीन, उससे अगर ज़्यादा है तो समझिए, अगर पीएच मान 7 से 8.5 तक है, अगर पीएच मान 7 से 8.5 तक है तो उसको हम लोग लवणीय मृदा बोलेंगे, ठीक है। हालांकि क्षारीय ही है लेकिन इसको लवणीय मृदा बोलेंगे। लेकिन अगर 8.5 से अगर किसी का पीएच मान अधिक होता है मृदा का तो उसको हम लोग क्षारीय मृदा बोलेंगे। क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा एक ही प्रकार के होता है, लेकिन जब लवणीय मृदा में क्षारीयता का मात्रा अधिक हो जाता है तो उसके क्षारीय मृदा कहा जाता है। अगर उसमें क्षारीयता की मात्रा कम हो तो उसको लवणीय मृदा कहते हैं। अब समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे अच्छी क्वालिटी का या उपजाऊ की दृष्टि से यानी उपजाऊ के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का मृदा किन 2 पीएच मान के बीच होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि 6.5 से लेकर के 7 के बीच की जो मिट्टी होती है, पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के, इसके बीच का जो मिट्टी होता है यानी पीएच मान, वो सबसे अच्छी मृदा होती है। इसमें सबसे अच्छा मतलब कि आप उपजा सकते हैं। अब समझिए, चाय कैसे सुने होंगे, तो चाय जो है अम्लीय मृदा में होती है, यानी इसका पीएच मान समझिए, अगर मान 6.5 से लेकर के 4.5 तक है तो इसमें बहुत अच्छा से चाय होगा। क्या होगा? बहुत अच्छा से आप लोग चाय उपजा सकते हैं। लेकिन अगर मृदा की अम्लीयता 4.5 से भी कम जाए तो उसमें किसी चीज़ की उपजाने की क्षमता लगभग खो देती है, और बहुत ही कम चांस है कि उसमें आप उपजा सकते हैं। हाँ, उसमें आप चूना का प्रयोग करके उसको कुछ उपजाऊ बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, चाय के लिए 6.5 से क्या है? 4.5 तक, ठीक है, पीएच मान अगर होगा तो उसमें हम बहुत अच्छा से चाय उपजा सकते हैं। अगर इससे हम कम, जैसे ही अम्लीयता बढ़ेगी, 4.5 से कम होगा पीएच मान किसी मृदा का, तो उसमें, ठीक है, उपजाऊपन का जो क्षमता वो घटते चली जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे हम क्या मेंशन किए कि अगर मृदा अम्लीय है, ठीक है, तो उसमें हम चूना की मात्रा मिला के उसको हम उपजाऊ बनाने का प्रयास कर सकते हैं या उपजाऊ बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीएच मान 7 से अधिक है यानी मृदा क्षारीय या लवणीय है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करके उसको उपजाऊ बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ लिए, जो समझ लिए उसको हम हटाते जाते हैं क्योंकि आगे हम और अच्छा से एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमको लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और आपको चाहिए या हमको लगता है कि अगर छूट गई है तो हम फिर से बता देंगे, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब समझिए, मिट्टी में मुख्य 5 प्रकार के कण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के कण होते हैं, और ये एग्जाम में आजकल नया देखने को मिलता है कि उसको बोल देता है कि बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, मतलब कि उसको क्रम में सजाएं। तो हम लोग याद रखेंगे, एक होता है सबसे बड़ा कण, ये इधर क्या है? बड़ा कण, ग्रेवेल, GRAVEL, ग्रेवेल होता है सबसे बड़ा कण जिसको कि कंकड़ पत्थर बोलते हैं। उसके बाद उससे छोटा कण कौन होता है? सैंड, जिसको कि बालू बोलते हैं। फिर उससे छोटा कौन होता है? सिलीट, बालू से भी छोटा क्या होता है? सिलीट, सिली से भी छोटा क्या होता है? क्ले, ठीक है। अब क्ले से भी
मतलब कि महीन कण क्या होता है, मड। यानी आपसे कह दे कि सबसे बड़े आकार के मिट्टी के कण कौन होते हैं, तो ग्रेवेल, और सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण कौन होते हैं, तो मड, जिसको कि पाकर, कीचड़ इस तरीका से बोलते हैं ना। तो इसको आप लोग एकदम अच्छा से याद रखिएगा, क्रम वाइज, घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रेवेल, उससे छोटा सैंड, उससे छोटा सिलिट, उससे छोटा क्ले और उससे छोटा मड। इसको इंग्लिश में ही आप लोग याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग ये जान गए कि मृदा 8 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की मृदा होती है दोस्तों, 8 प्रकार के। तो सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा को समझते हैं, ठीक है। इसी को, ठीक है ना, हम कभी कभी दोमट कहते हैं, वो कब कहते हैं उसका कंडीशन समझेंगे। पहले समझिए, जो जलोढ़ मृदा होती है, आपको पता होता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण होता है, ठीक है। तो जो अवसाद आता है वह किसी न किसी का अपक्षय होता है। जैसे देखिए, अगर किसी ग्लेशियर से, ठीक है, यानी हिमानी से अगर कोई नदी निकलती है तो वह विभिन्न प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर निकलती है, जिससे क्या होता है कि उसके जो पहाड़ के जो चट्टान है थोड़े बहुत उससे कटते छटते अपक्षय होकर धीरे धीरे नदियों में आते हैं, और वो धीरे धीरे आके उसका जो गाद होता है वह विभिन्न जगह फैल जाता है, जो कि जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है दोस्तों। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इस सब के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है ना, क्या होता है, पंजाब हरियाणा के पूर्वोत्तर क्षेत्र, यूपी पूरा हो गया, गंगा यमुना का मतलब वहाँ पे बेल्ट है, हम लोग का बिहार बेल्ट है, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वगैरह, तो इसमें क्या होती है, जलोढ़ मृदा का निर्माण है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जलोढ़ मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग खेत में क्या करते हैं, यूरिया खाद को छींटते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए क्या करते हैं, यूरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब समझिए, अगर वैसे तो इसमें 5 प्रकार के कण होंगे, लेकिन अगर बहुत कोई में होता है कि कुछ कण ज़्यादा होता है, कुछ कण एकदम ना के बराबर होता है। अगर सैंड 40% हो जाए, अगर जलोढ़ में सैंड 40% हो जाए, क्ले 40% हो जाए और सिलिट 20% हो जाए, यानी यही तीनों मिलके अगर जलोढ़ मृदा का निर्माण कर रहा हो, वो भी यही परसेंटेज में, तो इसी के हम लोग दोमट मृदा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो सैंड है वो 40% पाया जाता है, क्ले 40% और सिलिट 20%, तो उस मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, दोमट मृदा, ठीक है। अब ये भी हम समझ गए। अब समझिए, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। अब आप ही समझिए, नदी हर साल आती है, ठीक है। बरसात के दिनों में आपको पता होना चाहिए कि नदी बहुत अधिक ज़्यादा मतलब कि पानी लाती है, साथ में वो अवसाद भी लाती है, और अवसाद लाने के कारण क्या होता है कि मट्टी जो है, नया नया मिट्टी आता है हर साल। तो जो नया जो मिट्टी का निर्माण, यानी नया जो अवसाद ला करके जो मिट्टी को छिड़काव करता है, तो वह खादर कहलाता है। और जो पुराना होता है, जिसमें हर साल नहीं 20-25 बरस में एक बार आया, तो वह बांगर हो जाता है। जिस साल आएगा उस समय तो वो खादर कहलाएगा। अब समझिए, जो पुराने जलोढ़ मृदा होते हैं उसको बांगर कहते हैं, और जो नए जलोढ़ मृदा होते हैं खादर कहलाते हैं। अब समझिए, पुराने जलोढ़ मृदा में उपजाऊ कम होता है, क्यों? क्योंकि देखिए, पुराना जलोढ़ मृदा में हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसके उपजाऊपन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और वही नए जो आता है, नए जो जलोढ़ मृदा जिसको कि खादर कहते हैं, इसमें इन सब की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसमें अधिक उपजा सकते हैं। तो हम लोग समझ गए कि खादर अधिक उपजाऊ होता है और बांगर कम उपजाऊ होता है। नए जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग जलोढ़ मृदा का समझ लीजिए। जलोढ़ मृदा देखिए, यहाँ पे पाया जाता है पंजाब हरियाणा के कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उधर असम वगैरह पे भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मुख्य बेल्ट कौन सा हो गया, उत्तरोत्तर भारत, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग काली मृदा के बारे में समझेंगे। आप लोग समझिए, काली मृदा जो होती है यह मुख्य रूप से, ठीक है ना, इधर साउथ के क्षेत्र में पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब समझिए काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब समझ लीजिए भारत का वैसा क्षेत्र जो 3 ओर समुद्र से घिरा, उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, तो जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह ज्वालामुखी के निर्माण के कारण बना है। दोस्तों, आपको यह बात पता होना चाहिए कि यह जो ज्वालामुखी का निर्माण के कारण कौन बना है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और ज्वालामुखी के निर्माण में आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये सब आप लोग आगे समझेंगे, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो फिलहाल आप इसको माने। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ज्वालामुखी में जो निकलता है आग्नेय चट्टान बनता है। इसी आग्नेय चट्टान के रूपांतरण या टूट फूट होने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। दोस्तों, किस चीज का निर्माण हुआ है, काली मृदा का। इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ। अब बात को समझिए, इसकी क्या खासियत होती है। इसको स्थानीय भाषा में रेगुर बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानीय भाषा में रेगुर बोलते हैं। और यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन इसमें
ये नहीं कि आप धान गेहूं ये सब उपजा सकते हैं, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें एक प्रमुख फसल इसमें काफ़ी मात्रा में उसको कपास कहते हैं दोस्तों, यानी समझ लीजिए कपास जिससे कि रुई बनता है, वस्त्र बनता है। तो कपास के लिए जो यह मृदा है, काली मृदा, यह बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि कपास की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात महाराष्ट्र के बेल्ट में होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। आप समझिए काली मृदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्षेत्र में पाया जाता है, थोड़ा बहुत बिहार में भी पाया जाता है, यहाँ तक कि आपके क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाती होगी। तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बिहार में उसी को केवाल मिट्टी बोला जाता है, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। बाहर ना कहा केवाल मिट्टी मिल रही है, तो यानी कि समझिए ये केवाल मृदा कौन सी मृदा है, काली मृदा है दोस्तों। कहीं कहीं क्षेत्र में कुछ विशेष रीजन के कारण बन जाता है, ठीक है, तो उसी को बिहार में केवाल बोलते हैं। इसमें देखिए क्या इसका खूबी है जो समझिए, काली मृदा जो है ना पानी बहुत अधिक सोखता है, बहुत अधिक इसमें क्षमता होता है। अगर आप काली मृदा मान के चलिए आपके खेत में है, इस यहाँ पे बहुत मैक्सिमम पानी भी डालिएगा ना तो यह सोखने की क्षमता रखता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर यह सूख जाता है तो इस तरीका से खेत हो जाता होगा, देखिए बीच में एकदम दरार दरार आ जाता होगा नजर। इसके कारण इसे बोला जाता है कि स्वतः जुताई वाली खेत, इसी गुण के कारण, यह नहीं कि जुत जाता बल्कि इसमें जो ऐसे दरार पड़ जाते हैं जिसके कारण क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली खेत। साथ ही साथ आप बात को समझिए, जब यह सूख जाता है तो इसमें दरार पड़ जाता है और मिट्टी के जो कण है आपस में एकदम संकीर्ण होकर सट जाते हैं, जिस कारण अगर इस मान के चलिए क्षेत्र में कोई पेड़ है तो उसका जड़ का विकास होता है। तो जड़ क्या करता है, मिट्टी में अंदर की ओर वो जाता है, और अगर मान के चलिए कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सटा हुआ है और बहुत ही कठोर है तो क्या उसमें जड़ का विकास हो पाएगा, नहीं। इसी कारण काली मृदा में पौधे का विकास न्यूनतम होता है। पौधे का विकास क्या होता है, न्यूनतम होता है। हाँ, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसका जड़ का विकास उतना नहीं, थोड़े समय में ही सीमित हो जाते हैं। तो छोटे पौधे इसमें अच्छे से हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं काली मृदा में अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप समझिए इसमें अगर आप मिट्टी दे दीजिएगा, आप समझिए आप लोग केवाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत समझिए। काली मिट्टी आप लोग बिहार में केवाल मिट्टी जानते हैं, इसी को हम कुछ समय के लिए केवाल लिख देते हैं। आप समझिए आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी कहीं कहीं केवाल मिट्टी पाया जाता है, उस पर अगर जल की मात्रा पड़ जाए तो क्या होता है, पूरा एकदम मतलब उस पर पिछलने लगता है, ठीक है ना। तो नहीं, कभी कभी आप अलांग उलांग पर जाते हैं, गिर जाते हैं तो कहते हैं एकदम केवाल मिट्टी है, ठीक है ना। तो इसमें गुण होता है कि अगर इस पर पानी पड़े ना तो ये लसलस हो जाता है, एकदम कहने का मतलब एकदम पिछुलने लगता है इस पर, तो ये इसकी खासियत हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए जलोढ़ मृदा हम लोग कर लिए, काली मृदा कर लिए। अब चलते हैं हम लोग लाल और पीली मृदा। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, कौन सी मृदा, लाल और पीली मृदा। इसको क्यों कहते हैं, एक्चुअली वास्तव में यह लाल मृदा होती है, लेकिन जब इसमें जब इसमें मतलब कि पानी पड़ता है ना तो इसका रंग फिर बाद में पीला हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, पानी लाल मृदा, या इसी को पीली मृदा कहते हैं। इसके बारे में समझिए, इसका लाल जो है रंग, लाल मृदा का रंग आखिर लाल क्यों होता है, क्योंकि यह इसमें लौह ऑक्साइड का यानी FeO की मात्रा के कारण इसका क्या होता है, रंग लाल होता है दोस्तों। लाल मृदा को अच्छा से समझिए, इसमें FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण या फिर लौह ऑक्साइड की मात्रा उपस्थित होने के कारण क्या होती है दोस्तों, इसका रंग लाल होता है। इसमें जब जल मिलाते हैं यानी कि जब इस पर बारिश होती है और जल इस पर जाता है तो इसका रंग थोड़ा पीला टाइप के दिखता है, जिसके कारण कि इसको पीली मृदा भी कहते हैं। अब समझिए निर्माण इसका कैसे, जो समझिए यहाँ पे देखिए हम लोग लिख भी दिए हैं कि रूपांतरित चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। रूपांतरित चट्टान किसको कहते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम अगर कहीं ज्वालामुखी आया तो जब वह पहाड़ या पर्वत इस तरीका का या फिर संरचना बनाता है वो अग्नेय चट्टान होती है दोस्तों। अग्नेय चट्टान जब धीरे धीरे टूटता है तो वह कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान में बदलता है, ठीक है। और वही रूपांतरित चट्टान फिर से किसी अपना रंग परिवर्तन कर देता है, यानी रूपांतरित चट्टान एक चट्टान का दूसरे चट्टान में, ठीक है ना, उसकी प्रकृति उसका गुण बदलना ही रूपांतरित कहलाता है। तो इसका जो है निर्माण जो होता है वह रूपांतरित चट्टान से होता है दोस्तों। इसका निर्माण किससे होता है, रूपांतरित चट्टान से। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब समझिए इसमें अगर मान के चलिए कि आपसे कह दिया जाए कि तेलहन की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, तो लाल मृदा दोस्तों। इसमें तेलहन की बहुत अच्छी खेती होती है। तेलहन मतलब समझ लीजिए सरसों हो गया, जिससे तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल हो गया दोस्तों। तो तेलहन के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है लाल मिट्टी, आप समझ लिए इसको अच्छा से।
अब समझिए, अब हम लोग समझते हैं लेटेराइट मृदा। आप लोग नाम सुने होंगे लेकिन इसके बारे में आज अच्छा से समझिए। देखिए लेटेराइट मृदा जो होती है इसकी एक अलग खूबी है। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि लेटेराइट मृदा मिलती कहाँ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटेराइट मृदा। इसका जो क्षेत्र है, देखिए पश्चिमी घाट श्रेणी, हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे, जो पश्चिमी घाट श्रेणी है, ठीक है ना, ये पश्चिमी जो पर्वत श्रृंखला है इसके कौन साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, इसका निर्माण है लेटेराइट मृदा का। लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? लेटेराइट मृदा का निर्माण उस जगह होता है जहाँ पे धूप बहुत कड़ाके की पड़े, साथ ही पानी भी उतना ही ज़्यादा हो। तो ये क्षेत्र देखिए विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण केरल, कर्नाटक, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना, केरल, कर्नाटक, ये सब जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और साथ ही साथ समुद्र है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जो समुद्र है वो धूप ज़्यादा पड़ने के कारण उसका वाष्प भी अधिक होता है, और वाष्प वही फिर बादल में बदल के वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में करता है। और आपको क्या बताता है कि पूर्वोत्तर श्रेणी में, यानी पश्चिमी घाट श्रेणी में आपको वर्षा की मात्रा लगभग 300 से 400 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, यानी वर्षा भी भरपूर है, धूप भी भरपूर है। तो ऐसे कंडीशन में लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, धूप मैक्सिमम, पानी मैक्सिमम। ऐसे कंडीशन में किसका निर्माण होता है? लेटेराइट मृदा का। इसकी खूबी समझिए, इसकी खूबी है कि इसमें पानी जब डालिएगा ना, समझिए इसका एक अलग ही खूबी है, जब पानी डालिएगा तो एकदम लपलपा हो जाएगा दही की तरह। कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे हम आपको क्या बताएं, जैसे कभी कभी आप कोई मिट्टी देखे होंगे, जैसे आपके घर में अगर घर उर बनता है ना, तो आटा का जो चूर उर होता है इस तरीक़ा से, तो उसको देखे होंगे कि कभी पानी मिल जाता है एकदम लप लप इस तरीक़ा से मिट्टी हो जाता है, ठीक है ना, दही तरह के। तो ये लेटेराइट मृदा की ही मतलब कि खूबी है, उसमें जब पानी की मात्रा जाती है तो एकदम लप लप दही की तरह करता है। लेकिन अगर यह सूख जाए तो यह ईंट की तरह कठोर हो जाता है दोस्तों, यह ईंट की तरह कठोर हो जाता है। अब समझिए लेटेराइट का निर्माण ही हुआ है एक शब्द से जिसको कि लेटर कहते हैं, लैटिन शब्द था, लेटर्स हुआ। लेटर का अर्थ लैटिन में क्या होता है? ईंट होता है दोस्तों। यानी समझिए यह कठोर होने पर एकदम ईंट के भराती हो जाता है, और पानी मिलने पर एकदम लपलपा दही की तरह हो जाता है। तो यह बहुत ही अच्छी मतलब कि इसका खूबी के बारे में हम लोग जाने। अब समझिए इसका निर्माण कैसे होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निछालन के कारण होता है। निछालन वही हो गया अधिक धूप, अधिक वर्षा, ठीक है ना, तो यह निछालन की क्रिया के कारण इसका निर्माण होता है। अब समझिए इसमें क्या क्या चीज़ की मात्रा होती है, जो समझिए इसमें एल्युमिनियम, लाल के बारे में इसके बारे में पढ़ रहे हैं लेटेराइट, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम प्लस फेरस ऑक्साइड यानी लौ ऑक्साइड, इसमें एल्युमिनियम और लौ ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है दोस्तों, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब आपको एक क्या चीज़ हम बताएं कि लेटेराइट मृदा जो है सूखने के बाद ईंट जैसी हो सकती है, तो इसीलिए भवन निर्माण में इसका प्रयोग मैक्सिमम होता है। लेटेराइट मृदा का प्रयोग किस में होता है? भवन निर्माण में। ये हम समझा दिए। जो बताए हैं एकदम हू कह सकते हैं, या इससे और एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन से जुड़ के एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब समझ जाइएगा कि आप जो पढ़े थे पहले और जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें क्या अंतर है। बहुत अच्छा से पीडीएफ बनाया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। हम लोग इसका भी चर्चा कर लिए, ठीक है, लाल पीला का भी कर लिए। अब समझते हैं लवणीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो देखिए ये सब कुछ खास नहीं है। देखिए मरुस्थलीय मृदा वैसे मृदा, उस जगह पे वैसे मृदा का निर्माण होता है मरुस्थलीय का जहाँ वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, ठीक है। यहाँ पे वर्षा क्या होती है 50 सेंटीमीटर से कम होने के कारण वहाँ का जो भाग है मरुस्थलीय हो जाता है, ठीक है। तो वैसे मृदा में खेती तो अच्छा से नहीं हो पाता, परंतु अगर यहाँ पे वर्षा अचानक से, ठीक है ना, मान के चलिए वर्षा की मात्रा बढ़ जाए तो धीरे धीरे वह जो है उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। तो यह भारत के खास करके राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है, और इसका जिसको कि थार रेगिस्तान बोलते हैं, और इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है? लवणीय या क्षारीय मृदा। अब इसको समझिए, लवणीय मृदा, ठीक है ना। तो लवणीय मृदा जो होता है खास करके पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहले यह जलोढ़ मृदा थी दोस्तों, लेकिन यह लवणीय या क्षारीय क्यों बना, जो समझिए। पंजाब, खास करके पंजाब और हरियाणा, ठीक है,
अब समझिए यहाँ पे ही ये मृदा क्यों पाई जाती है। पहले यह जलोढ़ थी, अब वर्तमान में यह लवणीय, और पता है ना कि ज़्यादा लवणीय होने पर क्षारीय हो जाती है। यानी कि अगर आपका पीएच मान ठीक है ना 8.5 तक है तो आप वह लवणीय कहलाएगा, लेकिन 8.5 से ज़्यादा उसमें क्षारीयता का मामला होगा तो वह क्षारीय मृदा हो जाएगी। तो पंजाब और हरियाणा में समझिए ऐसा मृदा का निर्माण क्यों हुआ। आपको पता होना चाहिए कि 1966-67 में क्या हुआ था, हरित क्रांति हुई थी हमारे भारत में। उस समय एक्चुअली वास्तव में हमारे भारत में बहुत ही कम उपज था, और यहाँ पे बहुत मतलब जो भारत की जो जनसंख्या थी अमेरिका जैसे विकसित देशों पे मिश्रित था। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका अगर मान के चलिए कि उस समय गेहूं नहीं देता था ना तो भारत की आधी आबादी भूखी रह जाती थी दोस्तों, और यह सच है। पता है भारत और पाक युद्ध जो हुआ था उसमें अमेरिका भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था, और वो भी अमेरिका पता है कैसा गेहूं देता था, जो वहाँ पे जानवर खाते थे, यानी हम लोग को जानवर की तरह वो लोग समझता था। तो इसीलिए भारत में एक वैज्ञानिक थे, उनको सत नमन है, MS स्वामीनाथन। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि देखिए किसी चीज़ की अच्छाई है तो उसकी बुराई भी होती है दोस्तों, और अगर इंसान में बुराई हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, और जो अच्छाई है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए MS स्वामीनाथन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने 1966-67 के ठीक है ना सन में इन्होंने हरित क्रांति लाया, और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा असर कहाँ देखा गया, पंजाब हरियाणा। इसका मुख्य रीज़न यह था कि वहाँ के जो किसान थे उनके जो खेतों का आकार था वह बड़ा बड़ा था, जिस कारण उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में खास करके इसमें गेहूँ के मतलब कि उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। अब समझिए उन्होंने उत्पादन तो बढ़ाया, परंतु उन्होंने सिंचाई की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्यूबवेल लगा के ठीक है ना बहुत ज़्यादा खेतों में पानी पटाया। इतना पानी पटाया कि आपको पता होना चाहिए कि पानी की मात्रा इतना हो गया, यानी अति सिंचाई के कारण क्या हो गया कि जो जल की जो ऊपर के मतलब जल होता है वह नीचे गया ठीक है ना, पूरा एकदम जल से भींगा रहने के कारण जो लवण था वह वापस फिर क्या हुआ, जमीन पे आ गया। अब समझिए बात को, लवण की मात्रा क्यों बढ़ी। जैसे देखिए ये जमीन है, पंजाब हरियाणा में क्या हुआ था, हमेशा पानी इसमें पानी से एकदम यह क्या होता था, एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा भरा रहता था खेत, पानी यह क्या जाता था नीचे रिस के, और यह पानी जो है हमेशा रिसते रहता था, जिस कारण से लवण की जो मात्रा इसी पानी के माध्यम से जैसे बाष्पीकृत भी तो होता है जल, तो जब बाष्पीकृत जल होता था उसी के साथ लवण आके, और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के खेतों में कभी कभी उजला उजला सा दिखाई देता हुआ लवण होता है। तो अति सिंचाई के कारण क्या हुआ है, वहाँ का खेत लवणीय हो गया, और कुछ सालों में ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के जो खास करके हरित क्रांति में बहुत ही अधिक मतलब उपज दिए वो सब क्षेत्र धीरे धीरे बहुत ही कम उपजाऊ हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसकी प्रमुख कारण है अति सिंचाई, क्योंकि अधिक उपजाऊ के लिए वो लोग अधिक सिंचाई करते थे, समझिए। तो इसके कारण क्या हुआ, लवणीय और क्षारीय मृदा का वहाँ पे निर्माण हुआ पंजाब हरियाणा में। अब दो गो बच गया, एक पर्वतीय क्षेत्र एक पीठ। ठीक है, पर्वतीय जो मृदा होता है वह कहाँ पाया जाएगा, पर्वत के क्षेत्र में, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, और इधर पता है ना हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जैसे कल हम चर्चा किए, ठीक है। तो इस सब क्षेत्र में क्या होता है, पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। अब समझिए पर्वतीय मृदा में जनरली पर्वत पठार ये सब समझिए ना, पर्वत टाइप का होता है, चट्टान टाइप के, तो उस समय ये सब जो नॉर्मल जो हम लोग खेती करते हैं धान गेहूं ये सब अच्छा से नहीं होगा, तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार का मतलब कि फसल होगा। तो समझिए पर्वतीय मृदा में खास करके आप चाय बहुत अच्छा से उपजा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पर्वतीय मृदा जो होती है वो ढलान रूपी होती है, उसमें क्या होता है कि पानी जब भी पड़ेगा तो वह मतलब कि पानी तो पड़ेगा लेकिन वह पानी रुकेगा, जमेगा नहीं, तो वैसे फसल का वहाँ पे उपज होता है जो पानी चाहिए उसको लेकिन पानी रुके नहीं। तो यहाँ पे खास करके पर्वतीय जो होता है यहाँ पे चाय का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। जैसे आप लोग असम का नाम सुने होंगे, दार्जिलिंग वगैरह चाय के लिए प्रसिद्ध है। अब कहिएगा लद्दाख में चाय होता था, नहीं होता, क्योंकि देखिए जो वर्षा चाहिए वह वर्षा भी तो पर्याप्त होना चाहिए दोस्तों। अगर मान के चलिए पर्वतीय मृदा है, आपके पास जलोढ़ मृदा ही है लेकिन उसमें मान के चलिए जल की मात्रा नहीं है, तो क्या धान होगा? ऐसे बोला जाता है कि जलोढ़ मृदा में धान बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए सिंचाई चाहिए, उसके लिए आपको कीटनाशक चाहिए, उसके लिए आपको यूरिया चाहिए। तो सिर्फ खेत रहने से या मृदा रहने से नहीं होता, उसके लिए और भी बहुत सारे जो चाहिए वो होना चाहिए। तो यहाँ पे चाय का बहुत अच्छा निर्माण होता है, लेकिन वैसे जगह पे जहाँ पे वर्षा की मात्रा
अच्छी खासी होती हो। अब समझिए इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। पर्वतीय मृदा में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह एसिटिक होता है, यानी कहने का मतलब अम्लीय मृदा होता है। पर्वतीय मृदा जो होती है अम्लीय मृदा होती है दोस्तों, और अम्लीय मृदा में हम बताएं कि चाय की खेती अच्छी होती है। पीट मृदा का निर्माण खास करके ठीक है ना दलदली क्षेत्र में होता है, यानी कोई अगर तट वाला क्षेत्र है ना, ठीक है, दलदली भूमि, दलदली मतलब समझ ही रहे होंगे, दलदल दलदल, जहाँ पे मतलब कि पानी जा रहा है तटीय क्षेत्र में एकदम पूरा दलदल हो गया, तो वैसे जगह के मृदा को क्या बोलते हैं, पीट मृदा। हम लोग 8 प्रकार के मृदा का चर्चा किए, और एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ऐसा मत समझिएगा कि काली मृदा सिर्फ यही है, थोड़ा यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, हर जगह, लेकिन हाँ मुख्य रूप से यहाँ मिलेगा, लाल मृदा यहाँ मिलेगा, जलोर उत्तरी में मिलेगा, साथ ही साथ जलोर कहीं भी नदी जाके समुद्र में मिलती है तो वहाँ पे वह एक ठीक है ना डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा का आकार जनरली ऐसा होता है, कैसे जो समझिए, ऐसे नदी जा रहा है, ठीक है, कुछ इसका जब ये समुंदर है तो कुछ इसका ऐसे चल जाएगा, कुछ ऐसे चल जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अवसाद जम जाता है, जिसके कारण इसका बहुत सारा ठीक है ना स्रोत निकल जाता है, और यही जो है सब जगह फैल जाता है। इसका जो अवसाद है सब जगह फैल के इस तरीक़ा से इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, त्रिकोण डेल्टा। और इस डेल्टा में नदी द्वारा लाए हुए अवसाद होते हैं, जिसके कारण डेल्टाई क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। हम लोग अच्छा से इसको समझे। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में मृदा का अपक्षय हो रहा है। अपक्षय मतलब समझिए, भारत में जो मृदा है उसका मतलब कि उपजाऊपन कम होना, या उसका मतलब कि टूटना फूटना, ठीक है ना, अपक्षय होना, यानी मृदा अपरदन हम समझते हैं। क्या दोस्तों समझेंगे, मृदा अपरदन। आप समझिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मृदा अपरदन को बचाने के लिए, मृदा अपरदन समझ रहे हैं ना, मृदा का जो मात्रा मान के चलिए, मृदा जो है मान के चलिए उपजाऊ है, लेकिन वह अनुपजाऊ होते जा रहा है, यानी मृदा का अपरदन हो रहा है, उसका जो मूल है वह ह्रास होते जा रहा है, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं दोस्तों। और मान के चलिए कि मृदा का अपरदन और हो सकता है, मान के चलिए खेत है आपका नदी किनारे, अब बहुत पानी पटाए, ऊपर में जो भी आपका ठीक है मृदा हुआ दहा के कहाँ चला गया, नदी में चल गया, यह भी मृदा अपरदन हो गया। तो मृदा अपरदन को बचाने के लिए बहुत ही कुछ उपाय है, वह हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, हम लोग ध्यान देंगे कि जब 2 फसल ठीक है, मान के चलिए कि गेहूँ धान, इन दोनों जब 2 फसल का हम लोग बुआई करेंगे तो उसके बीच में कोशिश रहेगी कि हम लोग दलहन का पौधा लगाएं। किस चीज़ का, दलहन का पौधा। अब आप लोग बोलिएगा ऐसा क्यों, चूँकि इसलिए क्योंकि दलहन के पौधे में जो गांठ होते हैं, जड़ों में गांठ, वहाँ पे राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, और यह जो जीवाणु है वह क्या करता है, मिट्टी में ठीक है ना, मिट्टी में नाइट्रोजन क्या स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। अब समझिए, हम आपको क्या बताते हैं कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, और अधिक यूरिया का इस्तेमाल मृदा को अपरदित करता है। अधिक यूरिया का इस्तेमाल मृदा को अपरदित करता है। तो समझिए, दलहन अगर हम लगाएंगे तो उसमें जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, तो इसमें क्या होगा, हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन का मतलब कि मात्रा बढ़ेगा। तो यह भी एक उपाय हो गया। एक उपाय है, जैसे देखिए कहीं कहीं जो मिट्टी होता है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पवन चलती है, और यहाँ का क्या होता है, मिट्टी को ऊपर का जो उपजाऊ भाग होता है उसको उड़ा के लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे आपको मान के चलिए, यहाँ पे आपका ठीक है पवन चल रहा है, यहाँ पे खेत है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पेड़ लगा दीजिए, पट्टिका, ठीक है ना, क्या होगा, पट्टिका, ठीक है, पेड़ लगा दीजिए। तो इससे भी क्या होगा, आपका मतलब कि मृदा अपरदन रुकेगा, ठीक है। इसका और देखिए, समोच्च कृषि। आप समझिए, जैसे ढलान पर ऐसे है, ये मान के चलिए पहाड़ है, कुछ समय के लिए क्या है, मान लेते हैं कि पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे हमको मान के चलिए चाय रोपना है या कुछ भी रोपना है, तो समझिए अगर हम डायरेक्ट रोपेंगे, यहाँ पे पानी पड़ेगा तो कुल जो ऊपर का मट्टी है ये दहा के कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सीढ़ी नुमा, ठीक है ना, इस तरीक़ा से मट्टी को काट दिया जाता है, ठीक है ना, तब इस पर खेती किया जाता है कि यहाँ पे पड़े, और यहाँ पे क्या होता है, हल्का अलंग टाइप के बना दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, पानी तो गिरे लेकिन मिट्टी काट के नहीं गिरे। तो समोच्च कृषि के माध्यम से भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। साथ ही साथ मृदा अपरदन यानी मिट्टी का अनुपजाऊ होना भी एक इसमें कारण है। तो समझिए, हम लोग क्या करेंगे, जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या DT मतलब उसको क्या बोलते हैं, DTT या DPT जो भी होता है ना, खाद वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, इसके जगह पे हम लोग जैविक खाद, जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें दोस्तों। इससे भी हमारा मृदा का जो अपरदन है वह रुकेगा। हम लोग को क्या करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, जैविक कृषि का उपयोग जैविक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि मृदा अपरदन हमारा कम से कम हो सके।
यहाँ तक हम लोग समझ लिए। जैविक खाद मतलब समझिए जैसे गोबर वगैरह से सड़ा गला के जो खाद बनता है उसको उपयोग करेंगे। नीम के जो डौड़ी उड़ी होता है उसको गला सड़ा के जो हम लोग कीटनाशक बनाते हैं उसका छिड़काव करेंगे। डायरेक्ट केमिकल डालने से भी क्या होता है, हम लोग का बस क्या है, मानव का जो नेचर होता है ना वह स्वार्थी होता है। यही सबसे गलत चीज़ है। हालांकि अब कौन समझाए मानव को, छोड़िए हटाइए। देखिए जीवन जीना, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी तो किसी तरीक़ा से जी लेता है, लेकिन अपने जीवन पे गर्व होना यह सबसे बड़ी बात है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे ये आपको पता है, और अगर आपको लग रहा है कि हम सही हैं, अपने आप से आप संतुष्ट हैं, ठीक है ना, तब आपका अच्छा है। दुनिया को संतुष्ट मत करिए दोस्तों, खुद को संतुष्ट करिए, क्योंकि पता ही है दुनिया मतलब कि कभी संतुष्ट नहीं होएगी। चलिए वो सब हटाइए, हम लोग समझते हैं। देखिए किसान क्या करता है, खेती करता है। किसान क्या करता है, खेती करता है। खेती किस में करता है दोस्तों, मिट्टी में करता है, ठीक है। मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, केंचुआ होता है। आप समझिएगा, मेढक भी छोटा छोटा होता है जिसको कि टेडपोल कहते हैं। आप समझिए, किसान खेती करता है, खेती मिट्टी में करता है। मिट्टी में केंचुआ और मेढक खास करके होते हैं, गाय भैंस को नहीं, जनरली जो उसमें पाया जाता है। अब देखिए मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी क्या है, जमा हुआ है। केंचुआ यहाँ से घुसेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ घुसेगा, यहाँ निकलेगा, फिर घुसेगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, ऊपर के लेयर को अंदर के लेयर से मिलाता रहता है, जिससे कि क्या है कि ऊपर अगर मान के चलिए कि अनउपजाऊ हो गए तो नीचे से मिट्टी को ऊपर ऊपर नीचे करते रहता है, जिस कारण उपजाऊपन जो होती है मिट्टी की वो बढ़ती है। यानी केंचुआ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसान का क्या होता है दोस्तों, मित्र होता है। मेढक भी जो छोटा छोटा हुआ यही काम करता है, बिल बना के रहेगा, निकलेगा, ठीक है। तो केंचुआ और मेढक जो होता है, मेढक को जनरली कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा लेकिन वो भी होता है, ठीक है। तो यह किसान का मित्र होता है, लेकिन हम लोग मानव जो हमारा मित्र है उसी को मार देते हैं। आप समझिए, एक कीटनाशक है एल्ड्रिन, ठीक ना, इसका प्रयोग हम लोग खेतों में करते हैं, ठीक है दोस्तों। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एल्ड्रिन का। और इस एल्ड्रिन के प्रयोग करने से पता है क्या होता है, यह खास करके मेढक पर इफेक्ट करता है और मेढक का प्रजनन क्षमता को कम कर देता है। समझिए, जो हमारा मित्र है हम उसी को मार रहे हैं। कितना स्वार्थी हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या कीजिएगा, इतना ज़्यादा जनसंख्या का लोड है भारत पर, लेकिन हम आपको कल भी बताए हैं कि चीन हमारे पास जितना कृषि योग्य भूमि है चीन के पास उससे बहुत कम है, लेकिन वह हमसे 3 गुना अधिक उपज करता है। तो हम लोग के पास टेक्निक उतना नहीं है, टेक्निक हम लोग को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैविक कृषि और जैविक खाद का उपयोग हो, ताकि भविष्य में भी हमारा जो कृषि है वह निरंतर इसी तरीक़ा से उपज देते रहे, थोड़ा कम ही हो लेकिन निरंतर देते रहे। भारत में क्या है, खादों भरपूर यूज करेगा, जैविक कीटनाशक भी यूज नहीं करेगा और उपज भी कम करेगा, ठीक है। यही गलती है। हम लोग आज मिट्टी को अच्छी तरीक़ा से समझे और आशा करते हैं आप लोग भी समझे होंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी रह गया होगा, एकदम नोट्स में बहुत अच्छा से लिखा है, एक बार आप जाके नोट्स पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा तो उसमें हम एडमिन हैं। अगर पर्सनल आपको कुछ मैसेज करना होगा या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप हमसे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।